हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड टू नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर का नेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है वाई नॉन कोऑपरेशन, सहयोग ना करना क्यों। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of their cooperation. अपनी मशहूर बुक हिंद स्वराज 1909 में जो रिलीज हुई, महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों का शासन इसलिए एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में क्योंकि इंडियंस यानी कि भारतीय हम लोगों ने ही उनका सहयोग किया। और वो इसीलिए कंटिन्यू होता गया क्योंकि जो सहयोग था इंडियंस का वो कंटिन्यूसली ब्रिटिशर्स को मिलता गया। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस कोऑपरेट करने में रिफ्यूज कर दें, सहयोग देना बंद कर दें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ईयर। जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में एक साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज आ जाएगा। तो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने ये दिखाया कि इंडियंस की वजह से ही ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ है, और अगर इंडियंस कोऑपरेट करना छोड़ दें तो ये जो ब्रिटिश रूल है ये खत्म हो जाएगा। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। तो ये जो सहयोग नहीं करने का विचार था वो कैसे एक लहर बना, एक मूवमेंट बना। गांधी जी proposed that movement should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods। महात्मा गांधी जी ने प्रपोज किया कि जो लहर है वो कैसे शुरू होगी। जो भी गवर्नमेंट ने पदवियां दी हैं उन सभी को वापस कर दिया जाए, सिविल सर्विसेज का बायकॉट किया जाए, आर्मी, पुलिस, कोर्ट और जो भी वहां पे विधान परिषद थे उनका बायकॉट किया जाए, स्कूल्स और जो बाहर का सामान था, फॉरेन कंट्री का जो सामान था, उस सभी को बायकॉट किया जाए, उनको मना किया जाए। In case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched। अगर गवर्नमेंट दबाने का काम करती है, जोर जबरदस्ती करती है, तो एक पूरी तरीके से डिसऑबिडेंस यानी कि बिल्कुल उनका बिल्कुल भी नहीं कुछ भी चीज मानी जाएगी ब्रिटिशर्स की, ऐसा कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement। 1920 के समर्स के दौरान महात्मा गांधी और शौकत अली ने इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा विजिट किया ताकि वो लोगों को इकट्ठा कर सकें और इस मूवमेंट के लिए जो लोगों का सहयोग है वो उनको प्रॉपरली मिल सके। तो महात्मा गांधी जी और शौकत अली जी का एक टारगेट था कि लोगों को इस मूवमेंट के लिए इकट्ठा किया जा सके ताकि एक बड़े लेवल पे ये लहर चले। Many within the Congress were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920, and they feared that movement might lead to a popular violence। कांग्रेस के अंदर ही काफी सारे संकोच कर रहे थे कि जो इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने हैं, उनका बायकॉट किया जाए जो कि नवंबर 1920 में होने थे। मतलब वो उस इलेक्शन को बायकॉट नहीं करना चाहते थे, और उनको ये भी डर था कि अगर ये मूवमेंट चलता है तो उससे वायलेंस यानी कि हिंसा हो सकती है। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टजल विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ही इस चीज को लेकर भारी खींचतान चलती रही सितंबर और दिसंबर के बीच में।
For a while there seemed no meeting point between the supporters and opponents of the movement. कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए थे, एक जो इस मूवमेंट के सपोर्टर्स थे और दूसरा जो इस मूवमेंट के ओपोनेंट यानी कि विरोध में थे। तो उनके बीच में कोई भी मीटिंग नहीं हो रही थी ताकि एक रिजल्ट पर निकला जा सके। Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, आखिरकार नागपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ दिसंबर 1920 में। अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट, एक समझौता बना गया। एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, और जो ना सहयोग करने का प्रोग्राम था वो अडॉप्ट कर लिया गया, यानी कि एक फॉर्मूला तय किया गया जिससे कि इस नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को चलाया जा सके। डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब इस मूवमेंट्स के अलग अलग मतलब थे, कैसे मतलब वो अलग अलग इसका मतलब हुआ उसकी बात करेंगे। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। तो इस मूवमेंट को नाम दिया गया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। जनवरी 1921 में ये स्टार्ट हुआ। सबसे पहला जो स्टैंड होता है वो है मूवमेंट इन द टाउन्स, जो शहरों में मूवमेंट है उनमें। The movement started with middle class participation in the cities. इस लहर की शुरुआत शहरों के अंदर मिडिल क्लास के लोगों के पार्टिसिपेशन से हुई। Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के कंट्रोल आने वाले कॉलेज और स्कूल्स को छोड़ दिया। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन दे दिया, और जो वकील थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ दी, यानी कि कोर्ट जाना उन्होंने बंद कर दिया। यू कैन से लाइक दैट आल्सो। Council elections were boycotted in most provinces except Madras. को छोड़ के ज्यादातर प्रोविंसेस यानी प्रांतों में जो इलेक्शंस थे उनका बायकॉट किया गया। वेयर द जस्टिस पार्टी, मद्रास में क्या था, जस्टिस पार्टी थी। द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। कि काउंसिल के अंदर अगर उनकी एंट्री होती है तभी एक तरीका है कि कुछ पावर उनके पास आ सकती है। समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, जो पावर आमतौर पे ब्राह्मणों के पास ही होती थी। तो यानी कि नॉन ब्राह्मण्स ने पावर के लिए इलेक्शन जो थे उनमें एंटर किया, उनमें उन्होंने इलेक्शंस का बायकॉट नहीं किया। The effects of non-cooperation on economic front were more dramatic. इस ना सहयोग जो इफेक्ट था, जो मूवमेंट थी, उसका असर इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा हुआ। इकोनॉमिक यू कैन से अर्थव्यवस्था या फिर फाइनेंशियल पे। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, जो विदेशी चीजें थी उनका बायकॉट किया गया। लिक्विड शॉप्स पिक्ड, लिक्विड यानी कि शराब की दुकानें, उनका रास्ता जो था वो ब्लॉक कर दिया गया। जिस रास्ते से उनकी एंट्री मतलब खुलते थे वो रास्ते ब्लॉक हो गए। एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स, और जो विदेशी कपड़ा था उसको बड़ी बड़ी मतलब आप कह सकते हो कि बनाकर उनको जला दिया गया। The import of foreign clothes half between 1921 and 1922, जो फॉरेन क्लोथ था उसका बाहर से आना आधा रह गया 1921 और 1922 के बीच में। जो वैल्यू थी वो ड्रॉप हो गई फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, यानी कि पहले 102 करोड़ का जो फॉरेन क्लोथ था वो बाहर से इंडिया में आ रहा था, जो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से सिर्फ 57 करोड़ तक लिमिटेड हो गया। In many places, merchants and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade. काफी जगहों पर जो व्यापारी थे उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड व्यापार करना बंद कर दिया।
या उन्होंने फाइनेंस करना बंद कर दिया, जिसका लिंक फॉरेन बिजनेस के साथ होता था। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे बाइकॉट मूवमेंट फैलता गया, द पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स, तो लोगों ने जो कपड़े बाहर से आ रहे थे उनको डिस्कार्ड यानी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया। एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, और सिर्फ इंडिया में बने हुए कपड़े ही डालने शुरू कर दिए। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, जो इंडिया के टेक्सटाइल मिल्स यानी कि जो कपड़ा मिल्स थी इंडियंस की, उसी से बनता था कपड़ा, और हैंडलूम जो चरखा वाला सिस्टम था, वो जो था सिस्टम वेंट हो गया, यानी कि उसकी जो ग्रोथ थी वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई, क्योंकि फॉरेन से बना हुआ सामान कपड़ा जो था उसको बाइकॉटिंग शुरू हो गई, और इंडिया में बने हुए कपड़े की, तो चरखे से बने हुए मतलब जो धागा करते थे उससे बने हुए कपड़ों की डिमांड इंक्रीज हो गई। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, लेकिन शहरों में ये जो लहर थी वो धीरे धीरे स्लो हो गई काफी रीजंस की वजह से। खादी क्लॉथ was often more expensive than mass produced mill cloth and poor people could not afford to buy it। जो खादी कपड़े थे वो मिल कपड़े के कंपैरेटिवली ज्यादा महंगे थे, और गरीब लोग इन खादी कपड़ों को खरीद नहीं सकते थे। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम, इसी तरीके से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन के सिस्टम था उसको भी बायकॉट करने में प्रॉब्लम हुई। फॉर द मूवमेंट ऑफ टू बी सक्सेसफुल, अगर मूवमेंट को सक्सेसफुल होना था, alternate Indian institutes had to be set up so that they could be used in place of British one। तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह पर इंडियन इंस्टीट्यूट्स को सेटअप होना जरूरी था, ताकि उनको ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह पर यूज किया जा सके। These were slow to come, लेकिन इनका ग्रोथ होना या इनको स्थापित करने में टाइम लगना था, ये प्रोसेस स्लो था। So students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts। तो इसलिए क्या हुआ कि स्टूडेंट्स और टीचर्स ने दोबारा गवर्नमेंट स्कूल्स को ज्वाइन कर लिया, लॉयर्स भी गवर्नमेंट सरकारी जो कोर्स थे डालते थे उसमें दोबारा काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे ना इतनी जल्दी इंडियन इंस्टीट्यूशन बनने थे, चाहे स्कूल्स की बात कर लो, चाहे कॉलेजेस की बात कर लो, या फिर चाहे कोर्स की ही बात करें, तो इसीलिए उनको दोबारा से ब्रिटिश के अंडर ही आना पड़ा। तो ये था आपके पास कि किस तरीके से ये जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे स्लो हुआ, और किस तरीके से फिर आगे ये मूवमेंट आगे चला, क्या इसके रिजल्ट है, वो सारी चीजें अब नेक्स्ट डिस्कस होगी। आई होप कि आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।